औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने एमसीक्यूज़ के सिलसिले में आपकी बुक की चैप्टर नंबर 5 टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज़ जो पास पेपर में आ चुके हैं उनको लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि जो आपका पेपर इस साल आने वाला है इसमें सेक्शन ए एमसीक्यूज़ का 42 मार्क्स का है और यकीनन चैप्टर 5 जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इससे भी 3 से 4 एमसीक्यूज़ मुमकिन तौर पर आ सकते हैं। तो आपसे यही गुजारिश कि आप पहले पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ को अच्छे अंदाज में स्टडी कीजिए, बुक्स से इनकी सर्चिंग कीजिए और फिर रिड्यूस सिलेबस में जिन टॉपिक्स को चैप्टर 5 से शामिल किया गया है उनके एमसीक्यूज़ खास तौर पर तैयार करें। आइए सिलसिले का आगाज़ करते हैं। बेटा ये आपके सामने इस चैप्टर 5 का पहला एमसीक्यू आ गया है विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 5। ये पास्ट ईयर में काफ़ी बार आ चुका है और यहाँ पर देखते हैं क्या कहा जा रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ आल्सो नोन एज। मैं आपको यहाँ रिमाइंड कराऊँ कि चैप्टर 3 में आपने द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था तो वो फोर्स के बराबर होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन यहाँ पर ही बात कर रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी रिलेटेड है सर्कुलर मोशन से। जिस तरीके से जो आपको दिखाया जा रहा है कि पार्टिकल सर्कल में रोटेट करता है तो ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन शो की जा रही है। तो ये मैंने यहाँ साइड पर ये मेंशन कर दिया है कि अगर हम एंगुलर मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है और अगर इसका हम रेट ऑफ चेंज निकालें तो ये हमें क्या दे देगा, टॉर्क दे देगा जो रोटेशन को कॉज कर रहा है। ये फॉर्मूला भी नीचे लिखा हुआ है कि टॉर्क बराबर है, ये डेरिवेटिव का सिंबल है रेट ऑफ चेंज का, ये मैंने साइड पे भी लिख दिया है। मैं आपको याद दिलाऊं कि चैप्टर 5 के अंदर सबसे लास्ट टॉपिक जो आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो लॉ भी यही कि अगर अब किसी बॉडी पर हमने टॉर्क को जीरो कर दें तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर टॉर्क एक्ट करेगा तो एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ साथ क्या होगा, चेंज। ये बहुत ईजी ब्लैंक अब हो गई कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। यानी अगर यहाँ पर लीनियर मोमेंटम आता है तो फोर्स बन जाएगा और एंगुलर मोमेंटम अगर आता है तो टॉर्क। और याद रहे ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम उसकी स्टेटमेंट भी यही है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी अप्लाइड टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो यही कुछ बात यहाँ हो रही है कि अगर टॉर्क जीरो जाए तो डेरिवेटिव जो हम कहते हैं वो चेंज को बोलते हैं, तो उसमें चेंज एंगुलर मोमेंटम में नहीं आएगा। फिर वक्त जो इसका रेट ऑफ चेंज है वो टॉर्क के बराबर है। चलते हैं आगे। बेटा ये एमसीक्यू रिलेटेड है जो हमने पास्ट में अभी एक एमसीक्यू पीछे किया कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट बिल्कुल आई हुई है एज इट इज कि वो लॉ ये कहता है कि अगर किसी पार्टिकल पर लगने वाला टॉर्क जीरो हो जाए तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पढ़े हैं सवाल को तो यही है कि इफ सम ऑफ टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन दिस विल बी कांस्टेंट। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए उनसे पिक करना है कि अगर टॉर्क जीरो हो जाए तो फिर कौन सी चीज़ नीचे वाली कांस्टेंट हो जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि लॉ ही यही है कि टॉर्क अगर जीरो हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा। खैर मैंने नीचे मेंशन किया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के बराबर होता है। लेकिन अगर टॉर्क सीधे हाथ पर पूरा जीरो हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज आप निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, जीरो। और ये इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट इससे निकलेगा कि L इक्वल टू कॉन्स्टेंट। L इज द सिंबल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इट मीन्स बात बहुत सिंपल कि यहाँ पर इस ब्लैंक का आंसर एंगुलर मोमेंटम रहेगा। तो आप इस लॉ की स्टेटमेंट को दोनों अंदाज से याद रखें कि अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो टॉर्क जीरो है और अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। ये ब्लैंक पेपर में बहुत बार आ चुकी है। चलते हैं आगे। बेटा ये आपके सामने अगला एमसीक्यू आ गया है जो कि पास्ट ईयर में काफ़ी बार आ चुका है और यहाँ पर चैप्टर 5 में अभी टर्म पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास और फिर पढ़ेंगे अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये उनसे रिलेटेड एक एमसीक्यू आ गया है कि आप यहाँ पर इसको डायग्राम से भी समझें कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो जिन जगहों पर रखे हों जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो अर्थ की है वो यूनिफॉर्म रहे, उन जगह पर उन बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट हो सकता है या होता है। जबकि ऐसी जगहों पर जब हम अर्थ के सरफेस से थोड़ा दूर निकलेंगे तो जैसे जैसे आप देखें आपने कंपेयर कराया है
कि मून और अर्थ की जाने अगर हम थोड़ा सा अर्थ से दूर निकल जाएं, बीच में जाके खड़ा हो जाएं, तो वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वेरी करेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो इस सूरत में देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों शिफ्ट हो गए हैं, एक पॉइंट पर नहीं है उस बॉडी के। तो मैं खाली इस ब्लैंक से भी, इस डायग्राम से भी आपको काफ़ी हद तक ये एमसीक्यू समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ बात कर रहा है उस बॉडी की प्लेसमेंट की, उसकी लोकेशन की, कि अगर वो ऐसी जगह रखी हुई है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड करेंगे। लेकिन ये ब्लैंक यहाँ पे डायग्राम में देखें कि ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होगी तो एक ही पॉइंट हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में पॉइंट चेंज हो जाएगा। सेम गोज हेयर कि ये इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर भी यूनिफॉर्म फील्ड रहेगी, सेंटर ऑफ मास भी यही होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही होगा। तो अपने ब्लैंक को, सवाल को देखें कि क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास coincides with the center of gravity only in uniform field, यानी जो सेकंड ऑप्शन है यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड वाला, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑलवेज वाला करेक्ट नहीं होगा और नेवर वाला भी सही नहीं होगा। तो इट मीन्स सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट है, coincide with the center of gravity only in uniform gravitational field। चलते हैं आगे। तो बेटा ये अगला सवाल आपके सामने चैप्टर 5 का एमसीक्यू आ गया है और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने चैप्टर 5 पढ़ा है टॉपिक कपल का, यानी वो टॉर्क जो दो फोर्सेस की वजह से बने वो कपल कहलाता है। तो यहाँ पर कपल की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है कि टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन कॉन्स्टिट्यूट। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, सारी डायग्राम आपके सामने यही बात दिखा रही हैं कि दो फोर्सेस हैं, एक ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन और डायरेक्शन अपोजिट है, ये भी एक हो रहा है। और यहाँ पर भी ये डेफिनेशन के साथ ये डायग्राम बनी हुई है कि दोनों फोर्सेस मिलकर अपना टॉर्क जनरेट कर रही हैं विच इज कॉल्ड कपल। तो कपल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। चलते हैं आगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया है जो रिलेटेड है टॉपिक कपल से। कपल जो कि आपने टॉर्क के बाद टॉपिक पढ़ा है अपने चैप्टर 5 में। कपल के लिए आपको पता है कि दो फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो कपल है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। नीचे उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से पिक करना है कि कपल किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ मैंने कपल का फॉर्मूला नीचे शो करा है कि जो टॉर्क का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला कपल का है, बस फर्क ये कि टॉर्क के अंदर जो डी था वो मोमेंट आर्म था, कपल के अंदर यहाँ जो डी आप देखेंगे ये इन दोनों फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस होगा। फिर रिपीट करूँगा ये पॉइंट, कपल के अंदर जो डी फॉर्मूला में आप देख रहे हैं इट इज़ अ डिस्टेंस, इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस जो कि कपल बना रही हैं। सेम गोज हेयर कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये डी से शो किया जाता है। तो यहाँ पर एफ तो दोनों की मैग्नीट्यूड है, वो यहाँ पर दोनों के लिए सेम रहेगी। इस वक्त यहाँ पर ये डिपेंड करेगा डी पर, जितना डी आपका ज़्यादा होगा उतना कपल आपका ज़्यादा बनेगा। इट मीन्स ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड माइनस एफ, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे। बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है जो कि एक बार फिर रिलेटेड है उसी फॉर्मूले से जो मैंने आपको यहाँ पे पहले एमसीक्यू में दिखाया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। तो नाउ सेम गोज हेयर कि आपको यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल का दिया हुआ है कि पहले वो 0 था, बाद में वो 720 हो गया। तो पहले हम इससे यहाँ का चेंज निकालेंगे, चेंज भी 720 आ जाएगा। और फिर दिया हुआ टाइम 4 सेकंड के अंदर ये डेवलपमेंट हुई, इट मीन्स टाइम में दिया 4 सेकंड। और अब हमसे टॉर्क की मैग्नीट्यूड मांग रहा है, तो वो लगा दिया हमने वही वाला फॉर्मूला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। अब हमने चेंज निकाला 720, डिवाइड कर देना उसको टाइम से, टाइम यहाँ दिया हुआ है 4 सेकेंड। जैसे ही आपने इनको डिवाइड कर दिया 180 जूल, इट मीन्स थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। बेटा ये अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है और ये रिलेटेड है टॉर्क के फॉर्मूले से कि यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए टॉर्क मैक्सिमम कब होगा जब फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान
नीचे उसने अलग अलग एंगल्स दिए हुए हैं, उन चार में से पिक करना है कि किस सिचुएशन में, किस एंगल में वो एंगल जो फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान बनेगा वो एंगल कौन सा हो जिस पर टॉर्क मैक्सिमम मिले। तो जैसा कि आपको इसका फॉर्मूला पता है टॉर्क का कि आर एफ साइन थीटा यानी आर डी साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर साइन थीटा आता है, यानी एफ और आर के दरमियान एंगल का साइन लिया जाएगा। तो याद रहे बेटे, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम, यानी अगर एंगल आर और एफ का 90 डिग्री बनेगा यानी परपेंडिकुलर हो अगर फोर्स मोमेंट आर्म के, तो सिर्फ उस सूरत में आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा। इसलिए आपका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है कि इन दोनों का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जहां पर ये आपसे दो यूनिट्स की रेशियो मांग रहा है, यानी एक एंगुलर मोमेंटम और दूसरा लीनियर मोमेंटम। इन दोनों के पहले एसआई यूनिट्स हमें देखने पड़ेंगे और फिर उन यूनिट्स को डिवाइड करके आंसर बनाना है जो इस सिचुएशन में मांग रहा है। तो ये मैंने नीचे मेंशन किया कि एंगुलर मोमेंटम जो चैप्टर 5 में आपने पढ़ा है, इसका एसआई यूनिट जूल सेकंड बनेगा, जब इसका फॉर्मूला होता है MVR, मास को किलोग्राम रखेंगे, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड, आर का डिस्टेंस मीटर में आएगा। तो उन सबको सिंप्लीफाई करने के बाद जो ड्राइव यूनिट बनेगा वो जूल सेकंड है एंगुलर मोमेंटम का। और चैप्टर 3 में आपने पढ़ा है लीनियर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी यानी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, उससे ड्राइव होकर बना था न्यूटन सेकंड। तो अब इन दोनों की यूनिट्स को मजीद डिवाइड किया जाएगा ताकि जो रेशियो ये मांग रहा है वो मिले। तो जब हमने इन दोनों को डिवाइड करा तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया और जूल पर न्यूटन ये इस रेशियो का आंसर है जो ये हमसे मांग रहा है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है यहाँ पर, जहां पर ये आपसे वैल्यू दी हुई है इसने फोर्स की और एक स्पैनर, ये मैंने सामने दिखाया भी डायग्राम में आपको कि ये स्पैनर एक टाइप का आपका पाना कह लें इसको आप, कि आप एक नट को जो है जब घुमाते हैं, खोलते हैं उसको या बंद करते हैं तो ये स्पैनर टॉर्क बनाता है। आप हाथ से अपनी फोर्स स्पैनर पे लगाते हैं परपेंडिकुलरली और फिर स्पैनर उस नट को कर्ल कर कर टॉर्क प्रोड्यूस करके उसको खोलता या बंद करता है। तो यहाँ पर इस वक्त आपको सिचुएशन के हिसाब से जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो 8 न्यूटन की है और परपेंडिकुलरली सिचुएशन बिल्कुल ऐसी जैसे डायग्राम बनी हुई है। और फिर डिस्टेंस जो दिया हुआ है जहां पर रोटेशन पॉइंट है वहां से लेकर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस 0.15 मीटर दिया हुआ है। और अभी आपसे मांग रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स, याद रहे बेटा इसको टॉर्क कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को। तो ये अब हमसे नट में जो टॉर्क बन रहा है वो मांग रहा है। तो सामने फॉर्मूला लगा दिया टॉर्क का F इंटू डी, क्योंकि एंगल 90 बन रहा है, साइन 91 होगा। F और D की वैल्यू पुट करी, उनको मल्टीप्लाई कराया तो 1.2 न्यूटन मीटर, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है जो कि रिसेंट ईयर में ये आया है, जहां पर ये आपसे पूछ रहा है कि वो पॉइंट बताइए जो किसी बॉडी के पूरे मोशन को डिस्क्राइब करे। द पॉइंट विच डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द होल सिस्टम और बॉडी इज नोन एज। तो इसका बेटा आंसर सीधा सा है सेंटर ऑफ मास, कि चैप्टर 5 में आपको टॉपिक मिलेगा सेंटर ऑफ मास का। यह मैंने डायग्राम बनाकर आपको जो है ये बात समझाई है कि आप देखें क्रॉस, आप नोट करें कि ये आप इस तरीके से जब ये डांसर डांस करते हुए आगे बढ़ रहा है तो मुख्तलिफ पोजीशंस पर इसकी बॉडी आ रही है, लेकिन सेंटर ऑफ मास है वो एक ट्रेजेक्ट्री बना रहा है और उस ट्रेजेक्ट्री से हम ये पिक कर पा रहे हैं कि अब ये पार्टिकल, ये बॉडी कहाँ पर है। तो सेंटर ऑफ मास जैसे से आगे बढ़ रहा है तो इस बॉडी की मोशन को हम पिक कर पा रहे हैं कि वैसे पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है। तो इसलिए वो पॉइंट जो उसके पूरे मोशन को डिस्क्राइब करे वो सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो बेटे मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर 5 के पास पेपर्स के मेजॉरिटी एमसीक्यूज डिस्कस कर दिए हैं और उनको बहुत एक्सप्लेन करके आपको दिखाया कि आप जब उनको याद करने बैठें तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो और आप ये पढ़ें कि 3 ऑप्शंस क्यों गलत हैं और एक ऑप्शन क्यों सही है। और याद रहे बेटे जो सेक्शन ए आपका 42 मार्क्स का एमसीक्यूज का है, वहां पर हर चैप्टर से एमसीक्यूज आएंगे।
रिड्यूस सिलेबस को भी फॉलो कीजिए आप लोग, लेकिन आपका जो टाइम मिनिमम मैं सेव कर रहा हूँ कि आपको सर्चिंग ना करनी पड़े। आप बस इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाइए, इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं कि आपको बार बार 10 ईयर्स पलट के ना देखने पड़े कि ये सवाल किस ईयर में कौन सा आया। मैंने यहाँ पर उसको आपके लिए आसान कर दिया है, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही रहेगी कि आगे और पुराने ईयर्स का डेटा जो मुझे मिलता जाए वो मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब चैप्टर 5 को अब ऐड कर लेते हैं जो आज हम करने जा रहे हैं। तो ये तकरीबन तमाम चैप्टर्स आपके, चैप्टर 1 बस अब रह गया इसके अंदर, बाकी तमाम चैप्टर के एमसीक्यूज मैंने अपने इस वीडियोस के सिलसिले में अपलोड कर दिए हैं। आप उनको सर्च करके उनसे फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम। फ़ी अमानिल्लाह।